हेलो स्टूडेंट्स, मैं उपासना आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति कैरियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे। ज़रूरी है कॉपी और पेन लेके बैठा करिए ताकि छोटे छोटे जो इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं उनको आप नोट्स कर सकें और आपके एग्ज़ाम के टाइम पर वो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के नेक्स्ट जो राजा हुए उनके बारे में। हम पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। फिर हमने पढ़ा बिंदुसार के बारे में, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी दुर्धरा के पुत्र थे बिंदुसार। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बिंदुसार के पुत्र अशोक, यानी कि मौर्य वंश के तीसरे सम्राट अशोक के बारे में। ठीक है, बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात, जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तब अशोक, हमने पढ़ा था कि बिंदुसार के जो शासन काल था उस समय पर जो तक्षशिला था वहां पर विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो उस समय पर जो बिंदुसार थे, बिंदुसार का जो सबसे बड़ा पुत्र था सुसीम, तो उन्होंने सुसीम को पहले भेजा था तक्षशिला उस विद्रोह को दबाने के लिए। जब सुसीम सफल नहीं हुए तो उन्होंने अशोक को भेजा। ठीक है, तो अशोक ने वहां के विद्रोह को दबा दिया था। उसके बाद बिंदुसार ने अशोक को उज्जैनी का जो कहेंगे सेनापति नियुक्त कर दिया था, यानी उज्जैनी का कार्यभार संभालने के लिए अशोक को दे दिया था। ठीक है, तो जब बिंदुसार की मृत्यु हुई उस समय पर अशोक उज्जैनी के कार्यभार संभाल रहे थे। ठीक है, तो अशोक का हम अगर शासनकाल देखें तो वह शासनकाल हमें मिलता है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक, पर कहीं कहीं पर आपको मिलेगा 269 ईसा पूर्व, क्योंकि जब बिंदुसार की मृत्यु हुई थी 273 ईसा पूर्व में, लेकिन 269 ईसा पूर्व में अगर हम माने तो इन 4 वर्षों में इनके जो भाई थे इनके काफी मतभेद थे शासन को संभालने के लिए लेकर। ठीक है, तो बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक सबसे मतलब कि कहेंगे कि सबसे अच्छे राजा बनने लायक थे। ठीक है, तो उन्हें कहा जाता है कि कई कथाओं में हमें सुनने को मिलता है कि अशोक ने 4 वर्षों तक युद्ध किया, यानी कि अपने भाइयों की हत्या करने के बाद अशोक शासन संभाला, यानी कि 4 वर्षों तक उन्होंने शासन के लिए युद्ध किया। इस समय पर अशोक को हम क्या कहेंगे? चंडाशोक। कहीं कहीं पर हमें इसका नाम देखने को मिलता है चंडाशोक। इन 4 वर्षों के बीच में हमें पता चलता है कि जो अशोक थे इन्होंने अपने भाइयों की हत्या करके शासन को प्राप्त किया था, इसलिए अशोक को कहते हैं चंडाशोक। ठीक है, इतना हमने इसके बारे में जाना। जो अशोक था उसके पिता का नाम था बिंदुसार, क्योंकि हमने देखा ना पिछले वीडियोस में जो पिछला राजा था वह कौन था? बिंदुसार। तो अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार और माता का नाम था सुभद्रांगी। कहीं कहीं पर हमें इनका नाम धम्मा भी देखने को मिलता है। ठीक है, और इनकी अशोक की कई सारी पत्नियां थी, उनमें से हम कुछ को देख लेते हैं। जो पहली पत्नी हमें मिलती है, जिनका बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कुछ कुछ का, तो हमें पहली पत्नी का जो उल्लेख मिलता है उनका नाम था महादेवी। ठीक है, महादेवी जो थी वह थी विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री थी महादेवी। और इनके जो बच्चे थे, यानी अशोक के जो कहा जाता है बौद्ध ग्रंथों में हमें उल्लेख मिलता है कि अशोक की 2 पुत्रियां थी, जिनमें से महादेवी की एक पुत्री थी और एक कारुवाकी की। महादेवी के जो बच्चे थे उनका नाम था महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा जो थे उन्हें अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। किसे? महेंद्र और संघमित्रा को। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है अशोक ने श्रीलंका किसको किसको भेजा था, तो किसे भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा। ये दोनों कौन थे? यह अशोक की महेंद्र पुत्र था और संघमित्रा पुत्री। नेक्स्ट आता है कारुवाकी के बारे में। जो कौशाम्बी अभिलेख है उसमें से हमें कारुवाकी के बारे में पता चलता है कि कारुवाकी भी अशोक की पत्नी थी। उन्हें
कारुवाकी को अशोक की प्रेमिका भी कहा गया है। कारुवाकी का जो पुत्र था वह था तीवर और पुत्री थी चारुमती। चारुमती जो थी, जैसे कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, वैसे ही अशोक स्वयं चारुमती के साथ भगवान बुद्ध की जो जन्मस्थली थी लुम्बिनी, वहां पर गया था शिलालेख लिखवाने के लिए। तो वहां पर जो शिलालेख है वह रुम्मिनदेई शिलालेख है। तो वह जो शिलालेख है वह चारुमती के द्वारा ही लिखा गया है। कौन कौन गया था? अशोक और चारुमती दोनों गए थे। कौन सा अभिलेख? रुम्मिनदेई अभिलेख। ठीक है। नेक्स्ट आता है तिस्यरक्षिता। तिस्यरक्षिता भी अशोक की पत्नी थी। यह जो थी वह बौद्ध धर्म की विरोधी थी, कट्टर विरोधी थी तिस्यरक्षिता। कहा जाता है कि इन्होंने ही जो बोधि वृक्ष है बोधगया में, उसे कटवाया था। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पद्मावती। पद्मावती जो थी उनका पुत्र था कुणाल। कुणाल ही मौर्य साम्राज्य का अगला राजा बनता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पत्नी थी वह थी असंघमित्रा। असंघमित्रा जो थी, कहा जाता है कि कुछ रानियां होती हैं और एक ही महारानी होती है। उनमें से अगर हम देखें, जो असंघमित्रा थी वह उन्हें कहा जाता था प्रधान महिषी, यानी कि महारानी या मुख्य रानी। ठीक है। तो अशोक की जो मुख्य रानी थी वह कौन थी? असंघमित्रा। अशोक की एक उपाधि धारण की थी अशोक ने, देवा नाम प्रियदर्शी। ठीक है, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? देवा नाम प्रियदर्शी उपाधि धारण की थी। इसको आप सभी नोट कर लीजिए। जैसे कि अभी हमने जाना कि अशोक ने एक उपाधि धारण की थी देवा नाम प्रियदर्शी, ऐसे ही उसके कई जगह पर अलग अलग नाम मिलते हैं। जैसे कि उसे चंडाशोक कहा गया है, अशोक कहा गया है, अशोक वर्धन भी कहा गया है, और महान सम्राट अशोक भी कहा जाता है उसे। अशोक ने शिलालेख लिखाए हैं, उनमें से 4 लघु शिलालेख हैं। कौन कौन से? मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उद्गोलन। ये अशोक के 4 लघु शिलालेख हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। इन शिलालेखों में अशोक का जो नाम है वह हमें अशोक ही देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है वायु पुराण के अनुसार अशोक को अशोक वर्धन भी कहा गया है। भेनसांग तथा कल्हड़। भेनसांग की रचना थी इंडिका और कल्हड़ की रचना है राजतरंगिणी। इनके अनुसार अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर नामक जो शहर था उसकी स्थापना की थी। ठीक। नेक्स्ट आता है भारत में जो शिलालेख की प्रचलन था वह सर्वप्रथम अशोक ने ही शुरू कराया था, शिलालेख का प्रचलन। नेक्स्ट आता है अशोक के जो शिलालेख थे वह कई जो लिपियां थी उनमें मिलते थे। कौन कौन सी? ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि में अशोक के शिलालेख हमें मिले हैं। अशोक के शिलालेख हैं वह हमें कई भाषाओं या कई लिपियों में देखने को मिलते हैं। अब उनमें से हम देखेंगे कौन कौन सी लिपि के जो शिलालेख हैं वह कहाँ कहाँ पर मिले हैं। जो ग्रीक और अरमाइक लिपि के जो अभिलेख हैं वह हमें मिले हैं अफगानिस्तान से। ठीक है। और जो खरोष्ठी लिपि थी उसके अभिलेख हमें मिले हैं उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से। और जो बाकी का भारत है वहां से हमें ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। ठीक है। जो खरोष्ठी लिपि है वह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अशोक के अभिलेखों को 3 भाग में बांट सकते हैं हम। कौन कौन से? शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। कौन कौन? शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख 3 भागों में बांट सकते हैं। जिनमें से हम अगर देखेंगे कि जो अशोक का जो पहला शिलालेख जो खोज हुई थी, सबसे पहले शिलालेख की वह खोज हुई थी 1750 ईस्वी में फैंतलर द्वारा इसकी खोज की गई थी। जो शिलालेख हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 14 होती है शिलालेख की संख्या। इसमें से इम्पोर्टेंट आप नोट कर लीजिए। जैसे हमने देखा कि अशोक के जो अभिलेख थे उन्हें सबसे पहले फैंतलर ने खोजा था। ठीक है। सबसे पहले फैंतलर ने अशोक के अभिलेखों को खोजा था।
नेक्स्ट जब उनको खोज लिया गया तो उनको पढ़ने की कोशिश की गई। तो सबसे पहले जो अशोक के अभिलेख थे उनको पढ़ने में जो सफलता सबसे पहले प्राप्त हुई 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली। यानी कि अगर एग्जाम में आए कि अशोक के जो का अभिलेख सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो किसने, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। जैसे कि हमने देखा था अभी कि जो अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा था हमने, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। उसमें से हमने देखा कि शिलालेख जो थे उनकी संख्या हमें 14 बताई गई थी। उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो शिलालेख हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। जो अशोक का पहला शिलालेख है उसमें बताया गया है कि पशु बलि की निंदा की गई है। ठीक है, अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा जो शिलालेख है उसमें अशोक ने कहा है कि मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है दूसरे शिलालेख में। ठीक, नेक्स्ट आता है तीसरा शिलालेख। कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तीसरा जो शिलालेख है उसमें कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख किया गया है और यहीं पर बताया गया है कि राज्य के जो उत्तराधिकारी, राज्य के जो उच्चाधिकारी हैं यानी कि जो बड़े अधिकारी हैं वह हर 5 वर्ष में राज्य के दौरे के लिए जाएंगे या वहाँ मतलब निरीक्षण करने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट आता है जो इम्पोर्टेंट शिलालेख है वह है 13वां शिलालेख। यह सबसे इम्पोर्टेंट शिलालेख है। यहाँ पर हमें कलिंग विजय के बारे में बताया गया है। अशोक का जो बाहरी राज्य से युद्ध था कलिंग विजय, वह एकमात्र कलिंग का युद्ध था और वहां पर उसने विजय भी प्राप्त की थी। कहा जाता है कि कलिंग विजय, जब कलिंग में अशोक ने युद्ध किया तो वहां पर 1 लाख लोगों को की मृत्यु हुई और 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया था। इस वजह से जो मतलब खून देखकर अशोक का जो हृदय परिवर्तन हो गया और उसने कभी युद्ध न करने की शपथ ले ली। ठीक है, कि वह अब युद्ध नहीं करेगा और उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। इसके पहले जो अशोक का जो धर्म था वह शैव धर्म था, पर इस कलिंग विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। नेक्स्ट आता है 14वां शिलालेख। इसमें हम देखने को मिलता है कि अशोक ने बताया है कि अशोक ने कहा कि जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया है। इस शिलालेख में 14वें शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है। इतना हमने जान लिया शिलालेखों के बारे में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपनी क्लास में पढ़ेंगे अशोक के स्तंभ लेखों के बारे में। सबसे बड़ा स्तंभ लेख, सबसे छोटा स्तंभ लेख और जो मौर्य साम्राज्य की शासन प्रणाली थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे और अगली क्लास में इस टॉपिक को एंड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी वीडियोस को देखिए और अपने अच्छे नोट्स बनाइए ताकि आपके एग्जाम के लिए आपको यहाँ पर हेल्प हो। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। नमस्कार।